हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो जो दोपहर 2 बजे करंट अफेयर की क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है, तो आज हो गई है 29 जनवरी। तो 29 जनवरी के जो 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं, उसकी क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो यदि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो रेलवे के स्टूडेंट के लिए मैं अभी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 2026 में ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं। तो उन एग्ज़ाम में क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्या एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो इसी चैनल पे बने पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर के एक बार जरूर देखिएगा, जरूर आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। उन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपका, 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? तो आपको पता है कि कल ही ये दुर्घटना हुई थी 28 जनवरी को। जिन लोगों ने कल की मेरी क्लास ली होगी करंट अफेयर की, तो मैंने उसमें भी जिक्र किया था कि जो आपके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार जी, उनका विमान दुर्घटना में सुबह लगभग 8:45 बजे उनका जो है निधन हो गया था। तो ये कहाँ के थे? तो ये महाराष्ट्र के थे आपके। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र राज्य के थे आपके अजीत पवार जी, इनका निधन हुआ विमान दुर्घटना में। ये आप तस्वीर देख रहे हैं और ये बारावती जो वहाँ का एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड करने वाला था, लेकिन विमान की जो विजिबिलिटी कम थी, तो विजिबिलिटी कम की वजह से वहीं नज़दीक खेत में ही जा करके ये विमान क्रैश हो गया और उसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है। अजीत पवार जी थे और उनके 2 सुरक्षाकर्मी थे, साथ साथ उसमें पायलट और को पायलट के साथ साथ और भी एक लोगों की मृत्यु हुई है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिनकी उम्र आप देख रहे हैं, उम्र इनकी 66 वर्ष थी। ठीक है, तो निधन पुणे के बारावती एयरपोर्ट के पास एक विमान दुर्घटना में हो गया है। ये हादसा रियल जेट 45 याद रखेंगे, जो लियर लियर सॉरी रियल नहीं है, लियर लियर जेट 45 याद रखेंगे, विमान का नाम है लियर जेट 45 नामक निजी कंपनी की लैंडिंग के दौरान इसमें पायलट और अन्य स्टाफ समेत 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का निधन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जनवरी 2026 में किस समझौते पर बातचीत हुई है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, ये एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि यूरोपीय यूनियन के साथ में ये भारत की डील साइन हुई है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये यूरोपीय यूनियन के जो है वो लीडर हैं, तो इनके साथ में ये हाल ही में आपकी डील साइन हुई है। इसमें आप देखेंगे तो 2 अरब लोगों को बाजार बनेगा, मतलब 2 अरब लोग इसमें कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे इससे। और ये आपके भारत के लगभग 90.7% निर्यात पर यूरोपीय यूनियन में टैरिफ खत्म होगा। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि जो 90.7% जो भारत का निर्यात होगा यूरोपीय यूनियन के साथ, तो उसमें अब टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स खत्म कर दिया गया है। तो आपको पता है इस समय पूरे विश्व में कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर के चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। देश आपस में अपना गुटबाजी कर रहे हैं कि हम इतना टैक्स लगाएंगे इस कंट्री पर, इस पर इतना, तो बहुत ज़्यादा इस समय विवाद का मुद्दा है। लेकिन वहीं पे यूरोपीय यूनियन के साथ ये भारत की डील साइन होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है कहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और निकोटीन उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें सिगरेट बीड़ी को छोड़कर, याद रखेंगे। तो जो राज्य सरकार है, गुटखा, पान मसाला और निकोटीन के उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उसमें सिगरेट और बीड़ी को छोड़ दिया गया है। तो ऐसा करने वाली जो राज्य है वो है आपका ओडिशा। ठीक है, तो ये ओडिशा ने अपना राज्य में ये पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं उड़ीसा राज्य का, ये उड़ीसा राज्य है, रेड कलर में आप देख रहे हैं। और इसके बाद इसमें जो है जो पान मसाला, निकोटीन उत्पाद जो थे हमारे गुटखा वगैरह, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन सिगरेट और तंबाकू को सिगरेट और बीड़ी को छोड़ दिया गया है। चलिए, तो ओडिशा सरकार ने तंबाकू और निकोटीन से बने उत्पादों जैसे गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि की बिक्री पर, निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब बिक्री भी नहीं होगी और निर्माण भी नहीं होगा उड़ीसा में, याद रखेंगे।
सिगरेट और बीड़ी को अभी इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में कि जो आपकी सिगरेट और बीड़ी है, इसको अभी इस उत्पाद शामिल नहीं किया गया है कि उस पे बैन लगाया जाएगा। इस सूची में अभी शामिल नहीं किया गया है। आगे हो सकता है इसमें कोई बदलाव हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबीसी के किस वरिष्ठ पत्रकार और लेखक का 25 जनवरी 2026 को निधन हो गया है, जिन्हें पद्म भूषण और नाइटहुड सम्मान मिला था? तो ये आपके थे मार्क टुली। तो याद रखेंगे, मार्क टली नहीं, मार्क टुली इनका नाम था। ठीक है, मार्क टुली जो थे वो इनके शुद्ध नाम है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये बीबीसी से जुड़े हुए थे और इनका निधन हुआ है। तो इन्हें जो है आपका नाइटहुड की उपाधि भी 2002 में मिली थी। उसके साथ साथ आपको 2005 में पद्म भूषण भी मिला हुआ था। ठीक है, और ये बीबीसी के लिए काम करते थे। तो भारत में इनका काफ़ी अच्छा पहचान थी, क्योंकि भारत में इन्होंने ऐसी बहुत महत्वपूर्ण खबरों को इन्होंने कवर किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश की टीम को शामिल किया है? तो आईसीसी जो वर्ल्ड कप टी20 का 2026 में हो रहा है, और इसमें बांग्लादेश की जो टीम है कहीं ना कहीं वो मना कर चुकी है कि हम इसमें अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि सुरक्षा कारणों से या किसी और कारणों से अपना उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन इसमें अब कौन सी टीम को शामिल किया गया? तो स्कॉटलैंड की टीम को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो स्कॉटलैंड की टीम है, बांग्लादेश की जगह पे आप स्कॉटलैंड की टीम जो है वो आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो ये स्कॉटलैंड की टीम के कुछ मेंबर हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से खिलाड़ियों से इनकार करने के बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा। तो ये 7 फरवरी से शुरू होगा। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, यह ट्रिक 2025 के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को याद करने के लिए बताई गई है? तो ये मैंने करवाया था जब मैंने करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट की थी, शायद 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी की क्लास में ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं दो, आपके 3 लोग हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो आज प्रश्न है, ये आपके चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। नोबेल पुरस्कार मिला था 2025 में, 3 लोगों को मिला था, ये आप देख रहे हैं। जिसमें आपका है मेरी से होता है मेरी ब्रोनकोवा। ठीक है, मेरी ब्रोनकोव, और ये आपके हैं ब्रोनकोव। और दूसरा है आपका फ्रेंड से आप ले सकते हैं रेमस डेल। तो रेमस डेल हैं। और आगे आपका सीमोन सांगुची। तीसरे आपके व्यक्ति ये देख रहे हैं सीमोन सांगुची। तो ये आपके 3 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2025। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है? तो किस देश की संसद ने जो है वो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जो है वो अपना बिल पारित किया है? तो ये आपका है फ्रांस। ठीक है, तो ये फ्रांस ने ऐसा किया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, अब ऐसा बिल बना दिया है कि उनको हम सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं दूर रखेंगे। अब कई सुरक्षा कारण हैं और भी कई कारण हैं कि जिस वजह से ये सब किया गया है। तो ये, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश बना था जिसने 16 वर्ष के बच्चों को ऐसा सोशल मीडिया से प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो अब ये दूसरा देश है आपका फ्रांस। तो फ्रांस ने नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है। इसका उद्देश्य है स्क्रीन टाइम कम करना। तो ये उद्देश्य आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीन टाइम कम करना, मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, और उसके साथ साथ उनकी ऑनलाइन बुलिंग का मतलब है उनको ऑनलाइन साइबर सुरक्षा प्रदान करना, जो साइबर इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। ठीक है, चलिए। भारत में विमान निर्माण के लिए अडानी समूह ने ब्राजील की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत की जो अडानी कंपनी है, विमान निर्माण के लिए अडानी कंपनी ने किस विदेशी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये आप देख रहे हैं। तो ये है आपका एम्ब्रायर, ये आपकी कंपनी है एम्ब्रायर। इसके साथ में इन्होंने अपना हस्ताक्षर किए हैं कि अब ये साथ में मिल करके क्या करेंगे, विमानों का निर्माण भी करेंगे, रख रखाव भी करेंगे। तो अडानी समूह ने ब्राज़ील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रायर के साथ समझौता किया है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है। तो ये जो एम्ब्रायर है, एम्ब्रायर,
ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है। इस समझौते के तहत भारत में विमान निर्माण, सप्लाई चेन और रखरखाव पर कार्य होगा। तो अब भारत में भी विमान निर्माण होंगे और उसके साथ साथ उसके रखरखाव और सप्लाई चेन भी इसकी बनी रहेगी। तो ये इसके साथ में अडानी समूह ने वो अपना हस्ताक्षर किया, समझौता किया। ब्रेसिलस सबटिलिस, जो आपका ब्रेसिलस सबटिलिस को किस राज्य ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, साइंस एंड टेक में भी रहेगा। तो बेसिलस सबटिलिस ये नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि हाल ही में आपका जो केरल सरकार है उसने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। तो ये आपका केरल रहेगा इसका सही आंसर। केरल केरल ने ये राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। ये एक बैक्टीरिया है और ये ठीक है। तो केरल आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह एक फायदेमंद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का मतलब है ये आपका अच्छा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया माना जाता है, जो कि हमारे आंत में भी पाया जाता है, उसके साथ साथ आपकी मिट्टी में भी पाया जाता है। तो आंत में और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का ये काम आता है। ठीक है, तो ये प्रोबायोटिक होता है। ठीक है, तो इसको याद रखें। केरल है जिसने बैसिलस सबटिलिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसको अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गुजरात सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है। उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है नमो लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो याद रखेंगे नमो लक्ष्मी योजना। इसका हाल ही में गुजरात सरकार ने इसका जो है वो शुरुआत की है। ये गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। और ये गुजरात सरकार द्वारा 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। तो इसमें लड़कियों को जो है वो 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। गुजरात सरकार ने 1250 करोड़ के बजट के साथ नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है 9 से 12। तो उद्देश्य आप याद रखेंगे कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जिसमें होता क्या है कि इसको देकर के इन्होंने कहा है कि ड्रॉप आउट जो लड़कियां कहीं ना कहीं 9 से 12 तक में कहीं ना कहीं हाई स्कूल कर लेती है, कोई 8 में कर लेता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो जाती हैं या फिर ड्रॉप आउट हो जाती हैं, छोड़ देती हैं एजुकेशन को आगे, क्योंकि कहीं उनको आर्थिक दिक्कत भी होती है, उसके साथ साथ उनका पोषण। तो इन्होंने अब 2 लक्ष्य इसमें रखे हैं कि एक तो लड़कियों को उनकी वित्तीय सहायता मिल पाएगी, दूसरा उनका पोषण स्तर में भी सुधार होगा। तो ये 4 साल में कुल 50,000 रुपए की राशि देंगे। ये जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 इस 4 साल में लड़कियों को कुल 50,000 रुपए की सहायता राशि देंगे, जिसको नमो लक्ष्मी योजना नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये गुजरात सरकार ने शुरू की है। भारत का पहला डॉग सेंचुरी आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कहाँ स्थापित किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो ये डॉग सेंचुरी जो है वो पहला भारत का स्टार्ट हुआ है। जो आवारा कुत्ते हैं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था आवारा कुत्तों को लेकर के दिल्ली में, तो आपने उस चर्चा में था। तो अब ये डॉग सेंचुरी बनाई गई है जो आवारा कुत्तों को वहाँ पे रखा जाएगा, तो उसको निपटने के लिए, एक समस्या से निपटने के लिए। तो अब ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये लुधियाना के पंजाब में शुरू की गई है। पंजाब के लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना शहर में। ठीक है, तो ये आपकी डॉग सेंचुरी शुरू की गई है। ये देखिए, पंजाब के लुधियाना में भारत का पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करना। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री सेहत योजना भी चर्चा में। तो पंजाब में एक सेहत योजना भी चर्चा में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य है जो पहला राज्य बन गया है। ये आप देख रहे हैं, उत्तराखंड है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी संशोधन अध्यादेश लागू किया है। इसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, तो याद रखेंगे इनके राज्यपाल का नाम क्या है? गुरमीत सिंह इनके राज्यपाल का नाम है। अनुच्छेद 213 के तहत मंजूरी दी है। तो राज्यपाल जी ने अनुच्छेद 213 के तहत अपने राज्य में ये मंजूरी दी है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करिए। तो ये पहला राज्य बन चुका है। हालांकि इससे पहले जो गोवा था, गोवा में पुर्तगाल शासन के समय ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं बाइली रिसर्च हीरोज पुस्तक। तो बाइली रिसर्च हीरोज पुस्तक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के फेवरेट होते हैं। तो बाइली रिसर्च हीरोज पुस्तक जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपके ये बने हैं चंद्रकांत लहरिया। ठीक है, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो ये आपके पहले व्यक्ति बने हैं जो कि बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दुनिया भर में 2000 प्रविष्टियों में से चुने गए 5 विजेताओं में शामिल है। तो याद रखना इसमें 2000 प्रविष्टियों में चुने गए थे। कुल कितने? 5 विजेता चुने गए थे, उसमें ये शामिल थे। ठीक है, तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ये भारतीय हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। इन्हें उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए मिला है। तो याद रखेंगे, इन्हें उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला है। यूजीसी के नए इक्विटी नियमों 2026 में 2012 के दिशा निर्देशों की तुलना में किस नए वर्ग को शामिल किया गया? तो यूजीसी का जो इस समय बड़ा विवाद भी चल रहा है, यूजीसी के जो नए कानून आए हैं, तो ये इक्विटी नियम 2026 में जो हुए हैं, तो 2012 के दिशा निर्देशों की तुलना में नया वर्ग कौन सा शामिल किया गया है? तो 2012 में एक फ्रेमवर्क था, उसको अगर हम देखें, तुलना करें, तो अभी जो नियम आए हैं 2026 में, इसमें कौन सा नया वर्ग शामिल कर दिया गया है? तो आपका इसमें ओबीसी वर्ग को भी शामिल कर दिया। पहले एससी एसटी वर्ग था, लेकिन अब उसमें ओबीसी वर्ग भी डाल दिया गया है। तो अब इसको विवाद को सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है कि ओबीसी वर्ग को इसमें क्यों रखा गया है। ठीक है, तो यूजीसी के नए दिशा निर्देशों में अब एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कैंपस में भेदभाव को समाप्त करना। इसके साथ इसके लिए संस्थान में इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। तो जो कैंपस है उसमें इक्विटी कमेटी होगी। आप उसके पास अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, अपना उसको सूचना दे सकते हैं कि हमारे साथ ये अपराध हुआ है या फिर ये हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो उसको भेदभाव को कम करने के लिए ये सब प्रावधान किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। टेनिस इतिहास में 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो टेनिस इतिहास में 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये आपके बने हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ये आपके पहले खिलाड़ी बने हैं जो कि इतिहास में 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले हैं पहले खिलाड़ी। ठीक है, तो ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले भी दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और दूसरे स्थान पर आपका रोजर फेडरर। ठीक है, तो ये 369 जीते हैं और ये 400 जीते हैं। तो रोजर जो फेडरर ये हैं, ये इन्होंने 369 जीते हैं। तो पहले नंबर पर आपके नोवाक जोकोविच हैं, दूसरे नंबर पर आपके रोजर फेडरर। ठीक है, चलिए ये सर्बिया के रहने वाले हैं। तो इनका सही आंसर है आपका नोवाक जोकोविच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने हिम नदी झीलों से संबंधित एक पूर्वानुमान ढांचा विकसित किया? तो हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने हिम नदी झीलों से संबंधित एक पूर्वानुमान ढांचा विकसित किया है? तो ये आपका आईआईटी जो आपका गुवाहाटी है, आईआईटी गुवाहाटी ने ये काम करके दिखाया है। ये आईआईटी गुवाहाटी आपका असम में है। तो इसने ये काम किया है। जो हिम नदी हैं, हिम नदी झीलें हैं, उनको पूर्व अनुमान लगाया है कि ये कब तक रहेंगी या उनके टेम्परेचर क्या होगा, इस सब बातों पर आईआईटी गुवाहाटी ने शोधकर्ताओं ने एक फ्रेमवर्क विकसित किया है जिसमें हिमालयी क्षेत्रों में 492 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में झीलें बन सकती हैं। तो इन्होंने ये भी बताया है कि 492 ऐसे स्थानों की इन्होंने पहचान की है कि जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो 492 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे भविष्य में झीलें बन सकती हैं, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहाँ पे झीलें बन सकती हैं और जिससे बाढ़ का खतरा भी हो सकता है। तो याद रखेंगे, उन्होंने ये भी जताया है कि आप यहाँ पे बाढ़ का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, तो उस तरीके से जो कि ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी का बहाव बढ़ेगा, और वो क्या है कि और जब नदियों का पानी का बहाव बढ़ेगा तो वो क्या है, एक्स्ट्रा पानी, पहले तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आने के बाद वो पानी वहाँ पे एक जो जगह बन जाएगी, गड्ढा बन जाएगा, तो वहाँ पे भर जाएगा, तो वो एक झील का रूप ले लेगा। तो इन्होंने 492 जो 492 जगहों पर चिन्हित किया है। संवाद समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है जिसे 58 वाटर वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है? तो संवाद
समारोह है, ये संवाद समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें 58 वाटर वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो ये आपकी जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इसको जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है, और ये जल शक्ति मंत्रालय ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जमीनी स्तर के नायकों को सम्मानित करने के लिए संवाद समारोह आयोजित किया है, जिसमें 58 लोगों को सम्मानित किया है, जिनमें गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया गया था। तो ये जो आपके 58 लोग हैं, क्योंकि आपके स्वच्छता और स्वास्थ्य पर काम करने वाले लोग हैं, जल स्वच्छता पर, तो उनको इन्होंने 58 लोगों को सम्मानित किया है। इस बार इन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी इनको बुलाया था। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने ये काम शुरू किया है। स्कूली छात्रों को लोकतंत्र और शासन सिखाने के लिए मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल किन मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित की गई है? तो एक पहल शुरू की है स्कूली छात्रों को लोकतंत्र और शासन सिखाने के लिए। तो जो स्कूली छात्र हैं उनको लोकतंत्र कैसे काम करता है, शासन कैसे चलाया जाता है, इस सब के बारे में उन्हें एक मॉडल के रूप में, मॉडल का मतलब है एक प्रैक्टिकली करके दिखाने के रूप में, मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल की मंत्रालयों के सहयोग से शुरू की गई। तो ऐसी किन मंत्रालयों के द्वारा ये पहल शुरू की गई है? तो ये आपकी पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ें शुरू की गई हैं। तो ये कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। तो इसमें 3 मंत्रालय शामिल हैं आपके, एक तो पंचायती राज है, दूसरा शिक्षा और चौथा है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो 3 मंत्रालयों ने इसमें भागीदारी की है। इनका उद्देश्य युवाओं को, स्कूली बच्चों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और ग्राम सभा की कार्यप्रणाली समझाना है। ठीक है, तो ये मॉडल ऐसा अपना प्रस्तुत करेंगे। और बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप आकाश लब्धि ने अंतरिक्ष के लिए क्या विशेष तकनीकी विकसित की है? तो बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप आकाश लब्धि जो है वो उसने अंतरिक्ष के लिए एक विशेष तकनीकी विकसित की है। वो कौन सी तकनीकी है ये पूछ रहे हैं। तो ये है आपका इनफ्लोटेबल स्पेस हैबिटेट, इन्फ्लोटेबल स्पेस हैबिटेट नाम की यह तकनीक है। तो बेंगलुरु के स्टार्टअप आकाश लब्धि ने भारत का पहला इन्फ्लोटेबल स्पेस हैबिटेट तैयार किया है। यह एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें अंतरिक्ष में जाकर के फुलाया जा सकता है, और इसे अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए एक कमरे की तरह काम करेगा। तो ये एक ऐसा गुब्बारा कह सकते हैं, ऐसा एक गुब्बारा विकसित किया होगा, ऐसा एक गुब्बारा। इस गुब्बारे में क्या होगा कि अभी जब इसको जाएगा तो फिर ये नॉर्मल रहेगा, एक नॉर्मल गुब्बारा जो होता है वैसा रहेगा, लेकिन इसे अंतरिक्ष में जाकर ही फुलाया जा सकता है, और अंतरिक्ष में ही इसे जाकर के फुलाएंगे तो वहाँ पे ये फूल जाएगा, तो इसके अंदर रहने की व्यवस्था हो जाएगी, एक रूम जैसा ये कार्य करेगा। तो ये काम है किसका, ये उन्होंने विकसित किया है। ठीक है, आकाश लब्धि। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। 2026 का पहला फिनटेक यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना है? तो 2026 का पहला फिनटेक यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना है? तो ये आपका बना है जस्पे। ठीक है, तो जस्पे है ये आपका बना है। भारतीय फिनटेक स्टार्टअप जस्पे 2026 का पहला यूनिकॉर्न बना है, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को पार कर गई है। तो ये आपका जस्पे है, ये आपकी $1 बिलियन को पार कर गई है। ये डिजिटल भुगतान समाधान दिवस, डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करता है। तो ये जस्पे है, ये आपका डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करता है। तो ये आज आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आज आपको करंट अफेयर के रूप में समझाए। तो उम्मीद है कि आज आपकी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप हमें एक लाइक दे दीजिएगा, और ऐसे ही रोज मैं करंट अफेयर की क्लासेस दोपहर 2 बजे देता हूं। तो आप इस चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो को मैं शेयर कर दूं तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और याद रखना, इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस PDF को पढ़ेंगे, और ऐसे ही क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते